डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही क्रूअल मिलिट्री जनरल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये काफ़ी बदनाम कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री में। तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी। अब ये क्यों बदनाम है, इसने ऐसा क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो इसके बारे में मैं बहुत डीप में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेन पॉइंट्स है वो हम ध्यान से देखेंगे, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने जा रही है। तो चलिए पता करते हैं कि बख्तियार खिलजी कौन था। तो अर्ली लाइफ ऑफ बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी वॉज एक्चुअली अ टर्किश, वो एक टर्किश ट्राइब में पैदा हुआ था तो वो टर्किश टर्किश यानी टर्की, आज की जो टर्की कंट्री है वो टर्किश ट्राइब का था, लेकिन पैदा अफगानिस्तान के गर्मसीड टाउन में हुआ था। ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो चीज़ें याद रखने की इसने इंडिया में आके क्या क्या किया। तो इंडिया के बाहर इसके क्या फैक्ट्स हैं वो हमको उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसे आप जान लो कि एक गर्मसीड टाउन में पैदा हुआ था। तो एक्चुअली एक टर्किश ट्राइब का पार्ट था, मतलब इसकी फैमिली। तो उस वक्त के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, क्योंकि बाद में एक किंग बन गया तो इसने अपने हिस्ट्री वगैरह ये लिखवाई, तो उस रिकॉर्ड में ये चीज़ मेंशन है कि काफ़ी पतला दुबला, ठीक है, और काफ़ी हाइट में काफ़ी छोटा था और काफ़ी कमज़ोर पिद्दी सा दिखता था। और इसमें एक और प्रॉब्लम थी, जो आज भी अगर किसी में प्रॉब्लम है तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता। वो प्रॉब्लम है कि इसकी जो आर्म्स थी वो काफ़ी लंबी थी, इतनी लंबी थी कि उसके घुटनों के भी नीचे आती थी। तो जिसमें ये प्रॉब्लम होती है वो मिलिट्री के लिए फिट नहीं होता, वो सोल्जर नहीं बन सकता। तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि इसकी बॉडी इतनी मतलब ऐसी नहीं थी कि इसको कोई सोल्जर या मिलिट्री जनरल के रूप में मतलब अपने यहाँ नौकरी पे रख सके। क्योंकि हाइट में भी छोटा है, पतला दुबला है, और इसको ये वाली प्रॉब्लम है कि इसके आर्म्स जो है इसके घुटनों से भी नीचे जा रहे हैं। तो उसने काफ़ी कोशिश करी कि चलो मैं किसी ना किसी के मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि उस टाइम तो लोग मतलब क्या, इंजीनियर डॉक्टर तो बनते नहीं थे। अगर आपको करियर बड़ा करना है तो आप किसी राजा के आर्मी को ही ज्वाइन करोगे। तो उसने काफ़ी कोशिश करी, तो क्योंकि इसकी बॉडी ऐसी थी ही नहीं, तो इसलिए गजनी के राजा, गजनी जो अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी प्रोविंस है, वहाँ के राजा ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की आर्मी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसको ये खबरें आ रही थी कि मोहम्मद गोरी जो हमने पिछली वीडियोस में देखा, क्योंकि वो बार बार इंडिया में अटैक कर रहा था, तो ये उसके पास अप्रोच करता है कि आप मेरे को अपनी आर्मी में रख लो। लेकिन वहाँ भी इसको रिजेक्ट करके निकाल देते हैं। तो ये अपने लोगों के पास पहले जा रहा था। अफगान में जो लोग पैदा हुए थे ये सारे गजनी गौरी ये सब अफगानिस्तान के ही थे ना, ठीक है। तो ये हिम्मत नहीं हारता है, ये अपनी छोटी सी एक आर्मी बना लेता है फॉलोअर्स की। तो वो सारी की सारी जो आर्मी है वो एक्चुअली इसके ट्राइब के ही लोग होते हैं, इसके दूर के रिश्तेदार वगैरह होते हैं। तो सारे के सारे लोग जो इसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं वो टर्किश होते हैं, ठीक है। लेकिन आर्मी बनाने के बाद भी ये कभी खुद को बिल्कुल इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि मेरे से भी बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे मोहम्मद गौर और ये सारे इंडिया में घूम रहे हैं। तो अगर मैं कुछ भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करूंगा तो मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा। तो ये अपने आप को ना हमेशा मोहम्मद गोरी के नीचे ही मानता था, मतलब उसको खुद को उसका सबॉर्डिनेट बताता था। भले ही मोहम्मद गोरी ने इसको नौकरी पे डायरेक्टली नहीं रखा था, लेकिन ये अपने आप को सबॉर्डिनेट ही बताता था, क्योंकि ये भी अफगानिस्तान से आया था, मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान से ही आया था। तो ऐसा क्लेम करता था कि देखो मैं मोहम्मद गोरी के लिए ही काम करता हूँ। तो मोहम्मद गोरी का एक स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आगे चल के दिल्ली सल्तनत बनाता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। और ये मोहम्मद गोरी के साथ साथ लड़ाइयाँ लड़ता था इंडिया में। मतलब मोहम्मद गोरी इसको लेके इंडिया आया था कि तुम मेरे साथ चलो, हमको इंडिया में लड़ाइयाँ लड़नी है। बाद में यही दिल्ली का सुल्तान बन गया मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद। तो ये पहचानता था बख्तियार खिलजी को। तो इसने थोड़े दिनों के लिए बख्तियार खिलजी को अपने यहाँ नौकरी दी थी। किसने? ऐबक ने दी थी, गोरी ने नहीं दी थी। तो बख्तियार खिलजी कैसे पावरफुल बन गया वो हम समझ लेते हैं। मतलब काफ़ी वो रिजेक्ट हो रहा था, गजनी के राजा ने भी उसको अपने यहाँ सोल्जर नहीं रखा, मोहम्मद गोरी ने भी नहीं रखा। तभी तक क्या हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मैंने बताया कि मोहम्मद गोरी का स्लेव है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इससे खुश हो गया था और इसको कहा था कि अब तुम जो है इंडियन टेरिटरीज की देखभाल करो, मैं अफगानिस्तान जाता हूँ। तो एक तरह से डिसीजन मेकर तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही हो गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सेकेंड बैटल ऑफ ये जो तराई है, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वाइसरॉय बन गया था मोहम्मद गोरी का। यानी अब वही डिसाइड करेगा किसको नौकरी पे रखना है किसको नहीं रखना है। तो इसने बख्तियार खिलजी को नौकरी दे दी।
तो ही गेव हिम द पोस्ट ऑफ दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज एक तरह से समझ लो एक छोटी सी मिलिट्री यूनिट का इंचार्ज होता था। एक छोटी सी मिलिट्री रैंक हुआ करती थी, कोई बहुत बड़ी रैंक थी नहीं। तो इससे ये सेटिस्फाई नहीं होता है, बख्तियार खिलजी को इससे खुशी नहीं होती है, उसको छोटी सी रैंक मिलती है, जबकि वो बहुत बड़ा जनरल बनना चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जितना बड़ा जनरल है उतना ही बड़ा वो बनना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी वैसी थी ही नहीं, हाथ वाथ इतने लंबे थे। ठीक है, तो ये इसको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, लेकिन ये कुछ कह तो सकता है नहीं, क्योंकि ये लोग काफ़ी ताकतवर है, बख्तियार खिलजी तो बिल्कुल अदना सा छोटा सा है। तो ही वॉज वेरी अनसेटिस्फाइड कि मेरे को क्या ऑफर हो रहा है। तो ही मूव टू बदायूं, क्योंकि तब तक ये जो टर्किश लोग जो है ना, ये सारे के सारे घुस आए थे ना मोहम्मद गोरी के साथ साथ। मोहम्मद गोरी अपने साथ काफ़ी सारे टर्किश ट्राइब्स को लेके आया था, क्योंकि पहली बार फर्स्ट बैटल ऑफ तराई में वो हार गया था, तो उसने हेल्प मांगी थी अपनी ट्राइबल लोगों से, तो अब ये जीत के आ गया। ठीक है, तो वो एंड ये अंडर अ स्मॉल टाइम मिलिट्री, तो वो बदायूं पहुंच जाता है। बदायूं पहुंच के मलिक हिजबार से कहता है कि मुझे आप अपने यहाँ नौकरी पे रख लो, और मलिक हिजबार इसको नौकरी पे रख लेता है। तो थोड़े दिनों के बाद एक और जो टर्किश जनरल था, ये जो है मलिक हुशाम, तो ये एक्चुअली अवध लखनऊ का गवर्नर था उस वक्त का। तो उसने नोटिस किया कि अरे ये बख्तियार खिलजी तो बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा मिलिट्री जनरल बन सकता है। तो उसने इसको नोटिस करा। खैर ये सब नाम आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो बस ये याद रखो कि हाँ नोटिस करा। तो मलिक हुशाम आस्क्ड बख्तियार टू टेक, तो देखो ये अवध का जनरल गवर्नर था उस वक्त का। तो उसने बख्तियार को सोचा कि हाँ बख्तियार मेरे काम का है बंदा, ये मेरे काम आ सकता है। तो उसने बख्तियार खिलजी से कहा कि तुम मिर्ज़ापुर वाले एरिया को अपने कंट्रोल में ले लो। लार्ज स्वैथ्स ऑफ लैंड प्रेजेंट इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है ना यूपी की। तो उसने इस बख्तियार को कहा कि हाँ चलो कोई तुम्हें नौकरी वोकरी दे नहीं रहा है, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है, तुम्हें मिर्ज़ापुर को संभालो। तो अब बख्तियार की इज्जत एक ज़मींदार की हो गई थी, मतलब उसको मिर्ज़ापुर जैसी बड़ी टेरिटरी मिल गई थी, तो उसकी थोड़ी इज्जत बढ़ रही थी। तो अब उसके पास पैसे भी आ गए थे, पैसे आने लगे थे। तो उसने क्या किया, उसने वो हमेशा से बड़ा बनना चाहता था, मिलिट्री जनरल बनना चाहता था, तो अब उसके पास पैसे भी आ गए। तो उसने इस पैसे की मदद से अपनी आर्मी को बड़ा बनाने के लिए, मतलब जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, जो लोग घुस के आ गए थे ना इंडिया में, उनको अपनी आर्मी में ज्वाइन कराना शुरू किया। सबके सब बारबेरिक फैनेटिक, मतलब लड़ने मरने को तैयार है, ऐसे लोगों को उसने अपनी आर्मी में ज्वाइन किया, क्योंकि उसका प्लान था। देखो मिर्ज़ापुर में आ चुका है, तो मिर्ज़ापुर के जस्ट नेबरिंग में बंगाल और बिहार का रीजन था। तो ये सारी चीज़ें समझता था कि बंगाल और बिहार तो बिल्कुल कमज़ोर रूलर्स के हाथ में है, अगर मैं अटैक कर दूं तो इनको कोई बचा नहीं पाएगा मेरे अटैक से। तो ये सारी प्लान्स ये बना रहा था, इसलिए ये आर्मी को जमा कर रहा था। तो अपनी आर्मी बना लेता है। और जब ये बख्तियार खिलजी ये सारी प्लान बना रहा था, तब तक कोई भी और टर्किश इन्वेडर न बिहार न बंगाल को जीत पाया था, मतलब कुछ भी सिग्निफिकेंट हासिल नहीं कर पाया था। वो लोग बस दिल्ली, पंजाब, सिंध, गुजरात उन एरियाज में घूम रहे थे। तो ये बिहार और बंगाल बिल्कुल खुला मैदान था बख्तियार खिलजी के लिए। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी ने अपनी एक लंबी चौड़ी आर्मी बना ली थी 1193 एडी तक। मतलब देखो, उसको सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने यहाँ नौकरी दी थी। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराई कब हुई थी, तो 1192 में। उसके बाद से इसका मिलिट्री करियर स्टार्ट हो गया, और एक साल के अंदर ही अंदर देखो इसने बदायूं पहुंचा पहले, फिर बदायूं से मिर्ज़ापुर पहुंचा, और एक साल के अंदर ही इसने अपनी इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर ली है ना। तो 1193 में ये अपनी हरकतें स्टार्ट करता है, बिहार बंगाल को कब्जा करने के लिए करता है। तो उस वक्त जो बिहार और बंगाल थे वो एक ही यूनिट थे, एक ही राजा के अंडर आते थे। तो जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो कहलाती थी सेन, हिंदी में बोलेंगे तो सेन डायनेस्टी। ठीक है, सेना तो इंग्लिश में लिखने की वजह से हुआ था ना, सेन। तो जो उस वक्त राजा था सेन डायनेस्टी का, उसका नाम था लक्ष्मण सेन। तो जब ये इसको अटैक करेगा तो उस वक्त लक्ष्मण सेन, और लक्ष्मण सेन काफ़ी बूढ़ा था, उसकी उम्र ऑलमोस्ट 80 प्लस की थी, तो काफ़ी बूढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें बख्तियार खिलजी को पता थी कि मैं जैसे ही अटैक करूंगा ये मेरे सामने टिकने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये सेन डायनेस्टी है और ये दिल्ली सल्तनत है। तो यहाँ पे कहीं पे मिर्ज़ापुर है, तो मिर्ज़ापुर में पहुँच गए थे हमारे बख्तियार जी, और वो प्लान बना रहे थे कि सेन डायनेस्टी जो आज के पूरे बंगाल और बिहार को कवर करता है। और ये कामरूप जो है ये असम,
उस वक्त इसे कामरूप कहते थे। तो सेन जो डायनेस्टी है जिस पे अटैक करने का प्लान बना रहा है बख्तियार खिलजी, वो लोग एक्चुअली कर्नाटक से आए थे, मतलब यहाँ से कहीं से चल के आए थे। और उस वक्त जो पाला डायनेस्टी रूल करती थी ना, उनके यहाँ ये नौकर बन के रहते थे, आर्मी ब्यूरोक्रेसी, उनके यहाँ मतलब छोटी मोटी नौकरियां करते थे। लेकिन उसके बाद जब जैसे पाला डायनेस्टी खत्म हो गई तो ये लोग उसके रूलर बन गए, तो इन्होंने जो डायनेस्टी चलाई थी वही सेन डायनेस्टी है। तो इस डायनेस्टी जो बंगाल और बिहार पे रूल करती थी, इनकी रूलिंग की टाइम पीरियड है 11th to 30th सेंचुरी। खैर इतनी डिटेल तो हम एक अलग से वीडियो इसकी बना रखी है ना, पाल डायनेस्टी सेन डायनेस्टी, उसमें आप जाके देख लेना। बस आप अभी समझ लो कि बख्तियार खिलजी जिससे लड़ेगा उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये देखो सेन डायनेस्टी इतनी बड़ी थी कि इसमें पूरी उड़ीसा का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जा रहा है, बंगाल, बिहार पूरा, प्रयाग, वाराणसी, इस तरह की सिटीज़ भी इसका हिस्सा थी। ये देखो वाराणसी बहुत अंदर तो है नहीं, यहाँ पे ही कहीं पे है, तो इसके ही डायनेस्टी में वो सिटीज़ आती थी। अब क्या हुआ कि ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो ये काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। जब बख्तियार खिलजी अटैक कर रहा था इधर, ये पूरा देखो मुस्लिम्स इन्वेडर्स घुस आए थे टर्किश, तब तक इसकी भी ये जो डायनेस्टी थी कमज़ोर हो चली थी। ये लोग आपस में ही लड़ते वड़ते रहते थे, ठीक है। तो इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी बख्तियार खिलजी को कि हम अटैक करते हैं, राजा भी बूढ़ा है और ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो वो अटैक कर देता है। तो जब वो अटैक करता है तो राजा जो था लक्ष्मण सेन, वो कुछ डिफेंड कर नहीं पाता, कुछ खास कर नहीं पाता है, क्योंकि बूढ़ा था, वीक था, और आपस में वीकनेस भी थी इनकी, यूनिटी थी नहीं, तो कुछ कर नहीं पाता है, वो चुपचाप भाग जाता है। और इस तरह बख्तियार खिलजी जो है ना, आप देखना कि आगे चल के बंगाल और बिहार को काफ़ी इजीली कैप्चर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जो राजा था वो बिल्कुल छोड़ के भाग जाता है, लक्ष्मण सेन, ठीक है। और बख्तियार खिलजी जहाँ भी अटैक करता था वो पहले उसको लूट लेता था और वहाँ के लोगों को मार देता था, मैसैकर, ये उसकी बुरी आदत थी। तो ना सी अब बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल पे जो उसने अटैक किया था, वो किस सीक्वेंस में किया था वो हम समझ लें। तो ये देखो मिर्ज़ापुर, यहाँ का वो ज़मींदार था, जब उसने प्लान बनाया कि मैं इन सारे एरियाज़ को जीत लूँगा, ये था उस वक्त का बंगाल, जिसमें बिहार भी इंक्लूडेड था और उड़ीसा का भी पार्ट इंक्लूडेड था, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो ओदंतपुरी पे अटैक करता है। ओदंतपुरी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है, थोड़ा नालंदा से पहले ही है। तो ओदंतपुरी पे अटैक करता है, क्योंकि ओदंतपुरी में एक बहुत बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। तो आज की डेट में ओदंतपुरी जो है बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो वहाँ पे वो उस मोनेस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके ना अपना एक फोर्ट बना देता है। तो ये उसका पहला अटैक था। पहला अटैक नालंदा पे नहीं था, नालंदा पे अटैक करने के लिए काफ़ी बदनाम है, लेकिन सबसे पहला अटैक जो उसने किया था वो किसी और मोनेस्ट्री पे किया था, ठीक उसके बाजू में ही उदंतपुरी मोनेस्ट्री पे अटैक करता है, फोर्ट बनाता है, वापस मिर्ज़ापुर लौट जाता है, ठीक है। तो ठीक इसके बाद उसने जो अटैक किया जिसकी वजह से वो पूरी हिस्ट्री में बदनाम है, उसने नालंदा पे अटैक किया। पहले उदंतपुरी पे किया, एक मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय की, फिर उसको पता चला कि अरे इससे भी बड़ी मोनेस्ट्री है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो तो एक इस्लामिक इन्वेडर था, उसका एक एम इस्लाम को भी स्टैब्लिश करना था इंडिया में, कि मैं इस्लाम को स्टैब्लिश करूँगा। और तो इसलिए वो दुश्मन मानता था बाकी दूसरे रिलीजन वालों को, खास करके बुद्धिस्ट्स को और हिंदूज़ को। तो अब वो अटैक करता है नालंदा यूनिवर्सिटी पे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को भी अटैक करके वो बिल्कुल जला देता है, बिल्कुल ही बर्नट इट डाउन। उसके बाद वो थोड़ा और अंदर घुसता चला जाता है, मतलब ये देखो नालंदा, तो ये डीप इधर से आ रहा है, इसको बंगाल जाना है, तो ये सारी चीज़ें उसको रास्ते में मिल रही हैं, वो डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है। ही देन मूव्ड फर्दर एंड डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एज वेल। तो विक्रमशिला में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी बना रखी थी। किन लोगों ने बनाई थी? यही पाल डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी, मतलब जो बंगाल के हिंदू रूलर्स थे, उन लोगों ने बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बना रखी थी। तो यही एक एक करके यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा है। पहले उदंतपुरी को कर दिया, और सबसे बुरी तरीके से नालंदा को किया था, जो आज भी सारे हिस्टोरियंस याद रखते हैं। उसके बाद ये और अंदर चला जाता है, विक्रमशिला को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह करता करता ये आगे बढ़ जाता है। तो ये जो जगह आप देख रहे हो ना, नादिया, तो नादिया में ही उस वक्त राजा रहा करता था लक्ष्मण सेन। तो क्योंकि इसको राजा को हराना था तो ये नादिया जाना चाहता था, रास्ते में सारी ये बदमाशियाँ करते हुए। तो अचानक से नादिया पे अटैक कर देता है 1201 में। और क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि राजा काफ़ी बूढ़ा था, काफ़ी कमज़ोर था,
तो वो डिफेंड कर तो पाया नहीं और वो भाग गया। तो राजा बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर पाया और ये बिल्कुल छोड़ छाड़ के ना वो कि चलो लूट लो, अब तो मैं तुमसे जीत सकता नहीं हूँ, वो छोड़ दिया उसने सब कुछ बख्तियार खिलजी के लिए। और बख्तियार खिलजी ने सब कुछ कब्जा कर लिया था, पैलेस, नौकर चाकर, खजाना, सब कुछ। ठीक है। और ये राजा छोड़ के भाग जाता है सोनार गांव। तो सोनार गांव एक और इसकी कैपिटल थी यहाँ पे, जिस जो बाद में बड़ी होके ढाका बन गई है आज, ये ढाका के नाम से जानती है। तो वो नादिया से डर के भाग गया नदी क्रॉस करके ढाका की तरफ, कि अब ये नदी तो क्रॉस करके मेरे से लड़ने आएगा नहीं। तो उस वक्त ढाका को सोनार गांव कहते थे। ठीक। तो इस तरह राजा छोड़ के भाग गया और इसका नतीजा क्या हुआ, बख्तियार खिलजी को अब रोकने वाला कोई रहा नहीं पूरे रीजन में। ठीक है ना। तो कुछ ही सालों में यानी कि बाय 1203 एजी खिलजी ने जो है पूरा का पूरा बिहार जीत लिया था, पूरा बिहार, बंगाल सब जीत लिया। हाँ देखो, लेकिन एक और चीज़ समझो, उसको कैपिटल तो नादिया को बनानी चाहिए थी क्योंकि बंगाल का पुराना कैपिटल नादिया था, लेकिन वो थोड़ा शिफ्ट होके आगे चला गया, यहाँ पे कहीं पे लखनौती। लखनौती एक्चुअली आज का मालदा है, क्योंकि वो क्लोज रहना चाहता था मिर्ज़ापुर के, अपने पुराने जो उसकी बेस कह लो। तो वो नादिया में रहता तो काफ़ी दूरी हो जाती, तो वो थोड़ा और आगे चला गया, लखनौती को उसने अपना कैपिटल बनाया था। सो यू कैन सी, अब आपको ये डिटेल में जानना है कि उसने जो नालंदा पे अटैक किया था उसकी डिटेल्स क्या हैं। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस हैं। तो जैसा कि आप समझ ही चुके हो कि उसने अटैक किया था 1193 में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की ऐसी क्या सिग्निफिकेंस है कि आज तक इस बात को लोग याद रखते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये इंडिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। जब गौतम बुद्धा पैदा नहीं हुए थे उससे भी पहले की बात है। तो 5th सेंचुरी बीसी, यानी ऑलमोस्ट आप कह लो आज से 2700-2800 साल पहले ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी। ठीक है। तो गौतम बुद्धा भी यहाँ गए थे एक बार, ये रिकॉर्डेड है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है ये। तो लगभग 1000 साल के बाद जब गुप्ताज का टाइम पीरियड चल रहा था, तो एक जो गुप्ता किंग हुए हैं, कुमार गुप्ता, तो जिनको कि शकरादित्य भी बोला जाता है, क्योंकि शकर जो साका को मारे, साका, ये आपने अगर गुप्ताज की वीडियोस ध्यान से देखी होगी, तो क्योंकि ये साका डायनेस्टी वालों से बार बार लड़ते थे, तो इनका नाम, एक नाम शकरादित्य भी है। तो इन्होंने ही इसको मॉडर्नाइज किया, रिनोवेट किया। मतलब इन्होंने स्टैब्लिश तो किया नहीं, वो तो 1000 साल से चली आ रही थी, लेकिन इन्होंने बिल्डिंग वगैरह बनवा के दे दिया। तो कह सकते हो कि कुमार गुप्त ने ही ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी। तो बाद में जो बाद के किंग्स हुए, जैसे कि किंग हर्षवर्धन, उसने भी इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी मदद करी। तो इस यूनिवर्सिटी की टोटल जो एरिया थी वो थी 14 एकड़। सोचो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी। आज भी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी इंडिया में जो 14 एकड़ में होंगी, मतलब होंगी लेकिन बहुत कम। और उस वक्त 14 एकड़, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 2000 टीचर्स भी रखे गए थे। और वहाँ पे लगभग 9 लाख किताबें, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन की भी पढ़ाई होती थी, मेडिसिन की, फ़िलासफ़ी की, हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम में उनको ये एहसास था कि इंडिया काफ़ी पुराना है, तो हिस्ट्री भी पढ़ाते थे वो। तो क्या हुआ कि इसीलिए ये यूनिवर्सिटी इतनी महान थी। और ये बात बाहर से आए इन्वेडर्स को पसंद नहीं आई कि इंडिया इतना महान कैसे हो सकता है, तो हम इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर देंगे। तो यही सोच के बख्तियार खिलजी ने अटैक किया। और दूसरी चीज़ वो ये भी थी कि ये रिलीजन को भी ख़त्म करना चाहता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी तो रिलीजन को प्रमोट करती थी, बुद्धिज़्म को, हिंदुज़्म को। सो ये जो अटैक इसने किया, ये चीज़ हमको कहाँ से पता चलती है? ये चीज़ इन्हीं मुस्लिम इन्वेडर्स ने जो आगे चल के बुक लिखी 30 साल के बाद, एक बुक आई तबाकती नसीरी, यानी नसीरुद्दीन नाम का जो राजा हुआ 30 साल के बाद, यानी खिलजी के 30 साल के बाद ये बुक लिखी गई, उसमें ये कहानी लिखी गई है। तो ये जो बुक लिखी है, ये नसीरुद्दीन नाम का जो राजा था दिल्ली सल्तनत का, उसने लिखवाई थी। उसमें ये सारी चीज़ें नोट करी है उसने। तो उसमें ये बात लिखी गई है कि जो लाइब्रेरी जला देता है ये बख्तियार खिलजी, लाइब्रेरी जलाने के लिए ये बदनाम है। तो लाइब्रेरी जलाई, लाइब्रेरी के साथ लगभग 9 लाख बुक्स, 9 मिलियन यानी 90 लाख बुक्स जलती रहीं। और इतने दिनों तक जलती, इतनी बुक्स रहेंगी तो काफ़ी दिनों तक आग जलेगी। 3 महीने तक सारी बुक्स जलती रही थी।
और साथ ही साथ क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो वहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स भी रहते थे और 2,000 टीचर्स भी रहते थे। तो ये टीचर्स मोस्टली मॉन्क्स हुआ करते थे। तो इसने उन मॉन्क्स को मारा, थाउजेंड्स मतलब हजारों मॉन्क्स को मार दिया, जिंदा जला दिया या फिर उनको मार दिया। सोचो कितना क्रूअल था ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया कि देखो ये कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि दुश्मनी नहीं लेना चाहता था दिल्ली सल्तनत से। तो इसने काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन कर रखा था दिल्ली वालों से। तो जब ये बिहार का मालिक बन गया था, तो बिहार का मालिक बन गया था ये 1203 एडी तक। तो उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक अपनी किंगडम उसने इस्टेब्लिश नहीं की थी, और मोहम्मद गोरी भी जिंदा ही था, लेकिन मालिक बाय डिफ़ॉल्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, क्योंकि गोरी तो अफगानिस्तान में रहता था। तो अगर इसको रिश्ते मेंटेन करने हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक को खुश करके रखना होगा। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलने गया था बदायूं, जब ये बिहार का मालिक बन गया, और इसने गिफ्ट वगैरह दिए थे ऐबक को। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी उस वक्त इंडिया में काफ़ी अपनी जड़ें जमा चुका था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस वक्त जस्ट बुंदेलखंड में, हम आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की लाइफ हिस्ट्री डिटेल में। आप बस इतना जान लो कि ये देखो दो लुटेरे आपस में मिल रहे थे। तो ये कलिंजर को जीत के आया था, ये बिहार को जीत के आया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलता है, उसको गिफ्ट वगैरह देता है उसको खुश रखने के लिए। तो ऑन 23 मार्च 1203 खिलजी प्रेजेंटेड ऐबक विथ वॉर बूटी इंक्लूडिंग 20 कैप्चर्ड एलिफेंट्स। तो बंगाल में एलिफेंट्स काफ़ी होते थे, तो वहाँ से एलिफेंट्स लाता है वो। तो 20 एलिफेंट, ज्वेल्स, कैश, ये सब का उसने बिहार बंगाल में लूटा था। तो उसका हिस्सा, उसका चढ़ावा वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी देता है, ताकि वो खुश रहें और दोनों में कभी दुश्मनी हो ही ना। ठीक है। तो बदले में ऐबक भी उसका सम्मान करता है, खिलजी को ऑनर करता है, और उसको बोलता है कि जाओ, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, तुम जाओ बंगाल बिहार को जीतो, हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो देन ही वेंट ऑन टू कंकर अ पार्ट ऑफ बंगाल रीजन इन द ईस्ट। तो उसके बाद वो फिर से जाता है और फिर से बंगाल को पूरी तरीके से कनकर करने की कोशिश करता है। तो बख्तियार स्टार्टेड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही नौकर था घुरिड एम्पायर का या कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो स्टार्टेड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उसकी डेथ हुई थी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ही वॉज अ सबॉर्डिनेट ऑफ ऐबक। वो सब कुछ अपने ही डिसीजंस लेता था। तो एक्चुअली वॉज नॉट अ सबॉर्डिनेट, बस वो गिफ्ट्स देता था और कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करता था। तो कल को कोई ऑप्शन देता है तो आप कहना कि सबॉर्डिनेट तो नहीं कह सकते, बट वो कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन रखता था। तो नाउ अब खिलजी ने एक बहुत बड़ी गलती करी। अब देखो बंगाल और बिहार का मालिक तो बन गया था, तो उसकी एम्बिशंस बढ़ती चली गई। तो उसने देखा कि देखो बंगाल के करीब ही ये अगर बंगाल है तो उसके बाद तिब्बत स्टार्ट हो जाता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं तिब्बत को भी जीतने की कोशिश करूं। तो 1206 एडी में वो काफ़ी बड़ी आर्मी जमा करता है कि अब मैं तिब्बत पे भी अटैक करूंगा। उसका मेन मोटिव यह था कि वो चाहता था कि तिब्बत के रास्ते से होते हुए वो तुर्किस्तान यानी तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, इस टाइप की कंट्रीज़ जहाँ से वो आया था वहाँ तक एक नया रास्ता ढूंढ ले, ताकि उसको दिल्ली सल्तनत से होकर गुजरना ना पड़े। यानी वो अवॉइड करना चाहता था उन लोगों को। तो एक तरह से कह लो कि अपने अलग किंगडम बसाना चाहता था। तो इसको घोड़े वगैरह और बाकी सारे लड़ने के सामान, सोल्जर्स वगैरह चाहिए ना। तो ये चाहता था कि मैं एक नया रूट ढूंढूं ताकि मेरे सोल्जर्स, मेरे घोड़े को जो है ना दिल्ली से गुजर के यहाँ ना पहुँचना पड़े। तो यही सारी चीज़ें सोच के तिब्बत पे अटैक करना चाहता था। तो उसने 10,000 लोगों की फौज इकट्ठा की और तिब्बत पे अटैक कर दिया। तो क्या करता है ना कि जो पास के राजा थे कामरूप, जो मैंने आपको बताया कि उस वक्त उसको असम के नाम से जानते थे, तो असम के राजा ने कामरूप के राजा को मैसेज भिजवाता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम अपनी फौज लेके चलो, नहीं तो मैं तुम पे अटैक कर दूंगा। तो कामरूप का राजा मना कर देता है। तो खिलजी क्या करता है, ये सोचता है कि इसको तो मैं कभी भी जीत लूंगा, और उसको अवॉइड करके वो सोचता है कि पहले मैं तिब्बत को ही जीत लूँ, इसका इलाज मैं बाद में कर दूंगा। तो वहीं पे दोनों के रिलेशंस खराब हो जाते हैं, खिलजी के और कामरूप के राजा के। लेकिन वो पहले कामरूप के राजा को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है पहले मैं तिब्बत को ही जीत लूँ। तो जैसे तैसे 20 दिनों तक चलने के बाद ना वो तिब्बत पहुंच जाता है। तो तिब्बत में जिस जगह वो पहले पहुंचता है उसका नाम है चुम्बी वैली।
अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पहले ये पता होगा कि कुछ साल पहले डोकलाम हुआ था। डोकलाम, जो इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो इसी चुम्बी वैली में है। तो ये चुम्बी वैली तिब्बत का पार्ट है। तो आप सोचो कि इंडिया, चाइना कैसे इसको, इन चीज़ों को अपना मानता है, जबकि देखो देखो हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। तो इसी चुम्बी वैली में वो अटैक करता है। तो जो तिब्बत के लोग हैं ये बुरी तरीके से खिलजी को हरा देते हैं। खिलजी को आइडिया ही नहीं था कि ये लोग कितने ताकतवर होते हैं। ये देखो, ये तिब्बत की आर्मी है। तो ये लोग बुरी तरीके से तिब्बत वाले खिलजी को हरा देते हैं और खिलजी के 2-3 हज़ार लोगों को मार देते हैं। ये 10,000 लोगों को लेके गया था ना, उसके 2-3 हज़ार सोल्जर्स को तिब्बत वाले मार देते हैं। तो जैसे तैसे खिलजी जो है जान बचा के बंगाल की तरफ भागता है। तो जब वो बंगाल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में इसको और भी अटैक्स झेलने पड़े। जो तिब्बत है वो काफ़ी बड़ा रीजन है और ये चुम्बी वैली तक पहुंच गया था। तो चुम्बी वैली से अब ये डर डर के बंगाल आ रहा था। तो रास्ते में और भी जो तिब्बतियन ट्राइब्स है ना, उन्होंने सोचा कि ये दुश्मन हमारे घर में घुस आया है, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो उन लोगों ने भी भागते टाइम भी इस पे अटैक किया और इसके कई सैनिक मरते चले गए। तो जैसे तैसे वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे बस उसको नदी क्रॉस करनी थी और वो तिब्बत से बच के भाग जाता, ऐसी जगह पहुंच गया। लेकिन उसने क्या देखा कि नदी क्रॉस करने के लिए जो ब्रिज, जिस ब्रिज से होके वो गया था, थोड़े दिनों पहले वो गया था ना, 20 दिनों पहले, तो उसने वो ब्रिज यूज करी थी। तो अब जब वो लौट के आया तो वो देखता है कि अरे ब्रिज तो टूटी पड़ी है, यानी किसी ने ब्रिज तोड़ दिया था। तो ये उसको, उसके लिए एक ट्रैप बनाया था कि अगर हम ब्रिज तोड़ देंगे तो तुम्हें तो नदी में उतर के क्रॉस करना होगा। तो ये एक ट्रैप था। तो ये ट्रैप किसने डाला था ये हम देखते हैं। तो जब बख्तियार खिलजी और उसकी जो फोर्सेस थे वो नदी में उतर गए, क्योंकि ब्रिज तो तोड़ दिया था, तो राफ्ट यानी लकड़ी के नाव बना के, छोटे छोटे नाव बना के तो क्रॉस करने लगे। तभी उन पे किंग ऑफ कामरूप ने अटैक कर दिया। ये किंग ऑफ कामरूप ने ही वो ब्रिज तोड़ दिया था। तो वो ब्रिज तोड़ दिया था और वो वेट कर रहा था कि जैसे ये लौटेगा तो ये पानी में उतरेगा, नदी में उतरेगा, उस वक्त तो लड़ने की हालत में रहेगा नहीं, उस वक्त मैं इसके सारे आर्मी को ख़त्म कर दूंगा। तो यही हुआ। तो उसकी पूरी फौज जो है उस वक्त नदी क्रॉस करने में बिजी थी। तो लड़ती क्या, तो किंग ऑफ कामरूप ने अटैक करके उसकी पूरी की पूरी आर्मी ही ख़त्म कर दी। सब नदी में ही मारे गए, डूब डूब के मारे गए, सबको एरो से मारा। तो खिलजी जैसे तैसे बच के भागता है। 100 लोग ही बचे थे उसके पास। देखो, जब वो तिब्बत के लिए निकला था तो उसके पास 10,000 लोग थे। अब उसकी हालत इतनी ख़राब है कि अब उसके पास सिर्फ 100 लोग ही रह गए हैं, ओनली 100। तो जैसे तैसे तो उसको 2 अटैक्स झेलने पड़े। एक तो तिब्बत से जान बचा के भागा और भाग ही रहा था कि किंग ऑफ कामरूप ने भी अपना बदला ले लिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले खिलजी ने उनको थ्रेटन किया था कि तुम भी मेरे साथ तिब्बत चलो, नहीं चलोगे तो मैं आके तुम्हें भी मतलब मजा चखा दूंगा। तो ठीक है। तो ही somehow managed to reach देवकोट। तो अब उसके पास सिर्फ 100 रह गए। तो इन 100 लोगों को लेके वो ना जैसे तैसे देवकोट पहुंच जाता है। तो ये देवकोट जो है आज की डेट में बंगाल के दिनाजपुर को कहते हैं। ठीक है। तो देवकोट वो पहुंच गया, उसकी पूरी की पूरी आर्मी ही खत्म हो गई थी। तो वहाँ वो जाके काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। वो किसी से बात करने नहीं लगा, उसके पास अब कोई बचा नहीं था। उसके गिने चुने आर्मी जनरल्स रह गए थे, उनसे भी वो बात नहीं करता था, पूरा बीमार रहने लगा। तो क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद इन अगस्त 1206 तो उसका खुद का एक मिलिट्री जनरल था अली मर्दान, जो उसका ही जनरल था। वो उससे मिलने आता है कि अरे आपको क्या हो गया, आप तिब्बत गए थे, तिब्बत से लौट के आए, फिर हमसे बात ही नहीं कर रहे हो, हमसे बुला ही नहीं रहे हो। तो वो आता है जौनपुर से, ये जो अली मर्दान है। तो वो आता है और वो देखता है कि ये तो बीमार पड़ा है, इनकम्पिटेंट है, कोई ऑर्डर भी नहीं दे रहा है, पूरी आर्मी को इसने मतलब बेकार बना दिया, बर्बाद कर दिया, इतना मतलब इसने पूरी आर्मी खत्म कर दी और ये किसी काम का नहीं है। तो इस अली मर्दान ने जो है बख्तियार खिलजी को मार दिया, उसको वहीं पे स्टैब करके चाकू से मार दिया। तो इस तरह जो है बख्तियार खिलजी की डेथ हो जाती है। तो आप देख रहे हो इतना क्रूअल बख्तियार खिलजी, जो एक वक्त इतना पावरफुल हुआ करता था, तो लास्ट में मतलब कि कितना बेबस होके ये मरा है। तो दैट्स प्रिटी मच अबाउट बख्तियार खिलजी। तो यहाँ से आपको काफ़ी डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ये याद रखो कि बख्तियार खिलजी कौन था, उसने किन किन इम्पोर्टेंट जगहों पे अटैक किया, उसकी लड़ाई किन इम्पोर्टेंट लोगों से हुई। तो एक तो
लक्ष्मण सेन से भी तो लड़ाई तो हुई नहीं, वो डर के भाग गया, फिर वो तिब्बत गया और फिर किंग ऑफ कामरूप के हाथों तो पूरी आर्मी ही उसकी बर्बाद हो गई, और लास्ट में वो मर गया अली मर्दान अपने ही जनरल के हाथों। सो दैट्स प्रिटी मच अबाउट बख्तियार खिलजी। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो।